कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत पुरानी कहावत है और आमतौर पे लोग ये कहते हैं क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ना वो आज की डेट में वो लड़कियां देख रही हैं जो नई नई शादी करके अपने ससुराल में जाती हैं। उनको ये लगता है कि ससुराल में जाते ही शादी करते ही पति है ना उनकी जागीर बन गया है। उनको ये नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आपने कहावत सुनी है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत पुरानी कहावत है और आमतौर पे लोग ये कहते हैं क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है ना वो आज की डेट में वो लड़कियां देख रही हैं जो नई नई शादी करके अपने ससुराल में जाती हैं। उनको ये लगता है कि ससुराल में जाते ही शादी करते ही पति है ना उनकी जागीर बन गया है। उनको ये लगता है कि शादी करते ही जाते हैं ना सारा धन संपत्ति जो है ना उसकी वो मालकिन बन गई। हाँ, मालकिन बन गई अगर तरीके से रहोगी तो, लेकिन मन में छल कपट इतना भर दिया जाता है कि उनको लगता है कि नहीं, अब तो हमने शादी कर ली है, अब जो भी है अब वो सब मैं ही हूँ। तो जब ये चीजें साकार नहीं हो पाती हैं और जब इस तरीके के सपने जब लड़कियां देखती हैं कि हम शादी कर रहे हैं, क्योंकि शादी से पहले बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, चाहे खुद के घर में दो रोटी ना बन रही हो, खुद के घर में भूखे प्यासे रह रहे हो, लेकिन ससुराल में उनको राजाशाही वाले सारी चीज़ें चाहिए, सारे ऐसो आराम चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मालूम क्या होता है कि जो सपने होते हैं ना, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। और उन्हीं सपनों को देखते हुए ना इनके जो घर वाले जो है ना अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़े बड़े सर्विसमैन, बड़े बड़े कारोबारी और लड़के की इनकम, लड़के की प्रॉपर्टी, लड़के की परिवार के संबंध में सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि खुद का क्या है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें जो लड़कियां हैं ना जो शादी करके गई हैं उनके घर में ना झोपड़ी पड़ी हुई है, रहने की जगह नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनको लड़के पति उनको बहुत हाईफाई चाहिए, सपने उनके बहुत बड़े बड़े हैं। तो जब इस तरीके के सपने जब पाल लिए जाते हैं ना तो उनका अंत मालूम क्या होता है? उनका अंत तलाक होता है। क्योंकि ये जो सपने लेके जब वो शादी करके जब अपनी ससुराल जाती है ना तो उनको ये लगता है कि अब जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ, अब जैसा मैं करूँगी वैसा पूरे घर की मालकिन बन जाती है। लेकिन वो सोचती ही नहीं है इस बारे में कि यहाँ पे एक बुजुर्ग माँ भी है जिसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, वो भी कभी बहू बन के आई थी, कभी उस लड़की की माँ भी बहू बन के आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी दरकिनार कर दी जाती है, क्योंकि जब सारी इच्छाओं को जब पूरा नहीं किया जाता है ना तब मालूम क्या होता है, तब लड़की को लगने लगता है, पत्नी को लगने लगता है कि यार हमने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हुआ परिणाम कुछ और। तो वो मालूम क्या करने लगती है, जो सास होती है ना यानी लड़के की माँ जो होती है ना उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना स्टार्ट कर देती है। जब आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चलने लगता है और ये बातें जब लड़की अपनी माँ से जब बोलने लगती है तो मालूम है फिर क्या होती है कि जो महत्वाकांक्षी जो महिलाएं हैं जिनको ये लगता है कि अब जो भी है ससुराल में अब सब उन्हीं का है, सारी चीज़ें उन्हीं की हैं, अब वो जैसे चाहेंगी तैसे चलाएंगी और पति को अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश करेंगी। तो वो जब सारे सपने जो होते हैं ना उनके धरे के धरे जब रह जाते हैं ना तब मालूम इनको याद आता है कि अब पति को नीचा कैसे दिखाएं। तब उनको याद आता है कि महिला कानूनों के बारे में, कि महिला कानूनों का दुरुपयोग किया जाए। मामला कोई भी हो, चाहे खुद की लड़की को चाय बनानी ना आती हो, खुद की लड़की को कोई काम ना आता हो, खुद की लड़की चाहे भले ही परिवार को सेटल ना कर पाए, खुद की लड़की की खुद ही इच्छा ना हो शादी करने की, लेकिन मालूम है क्या होता है, लेकिन वो मामला दहेज का बना देते हैं। जबकि लड़की के माँ बाप ने ना शादी में
एक चम्मच भी ना दियो, लेकिन दहेज में इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, महत्वाकांक्षी की बात अगर करते हैं ना, तो आप इनका CRPC 125 का दावा उठा के देख लो, उसमें मालूम है इतने वही जो सपने जो होते हैं ना, वही सपने इनके 125 के दावा में दिखाई दे जाते हैं। मालूम क्या रहता है, अरे आपका पति है तो आपको आधी सैलरी मिलेगी। तो जब ये दावा जब बनवाती है ना, तो उसमें बढ़ा चढ़ा के लिख देती है कि हमारे पति की 1 लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, 50,000 सैलरी, इतनी खेती, इतना रेंट आता है, इतना ये आता है, सब कुछ। एविडेंस कुछ भी नहीं है, सब बर्बली चल रहा है। और बर्बली उन्होंने क्या किया कि कोर्ट के पेपरों में दाखिल कर दिया। इस तरीके की अगर चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं ना, तो वहाँ पे कैसे ठंडा करना है और कैसे नशा उतारना है, और झूठ बोलने वाली जो महिलाएं हैं उनको कैसे सबक सिखाना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत देख रहे हैं ये चीज़ें, हर जितने भी मुकदमे में उठाता हूँ ना, मेरे हाथ में आते हैं, आ रहा है। और पिछले कई सालों से मैं जो देखता रहा हूँ ना, वो मालूम एक ही चीज़ है, कोई प्रूफ नहीं है, डिमांड करी जाती है कि आधी सैलरी। क्योंकि वो चीज़ जो माइंड मेकअप करके आई हुई है, अब वो माइंड मेकअप करके आई तो थी, शादी तो हो गई, सारी चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें वहाँ पूरी नहीं हो पा रही। जब प्यार से रहोगी ना, तो आधी क्या पूरी तनख्वाह तुम्हारी हो जाएगी, आधी क्या पूरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। अगर हरकतें करोगे, परेशान करोगे और अपने बाप की बपोती समझोगे अगर पति को, तो सिर्फ तुम्हें परेशान होना है और कोर्ट कचहरी के धक्के ही लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट है। अब इनको क्या दिखाई देता है, अरे अब तो कानून बने हुए हैं, कानून के पक्ष में कैसे अपनी बात रखनी। अब ये जब जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं। कोर्ट इनके पक्ष में आदेश भी कर देता है, ये मानते हुए कि भाई महिला है, पीड़ित हुई होगी, परेशान किया होगा ससुराल वालों ने। एक जो पुराना ट्रेंड जो चलता चला आया है, वही ट्रेंड आज भी चलाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, महिला है तो प्रताड़ित होगी। लेकिन ये नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ इंडिया में एक बड़े से बड़े पदों पे महिलाएं बैठी हुई हैं, जजेज बैठी हुई हैं, हर तरीके से सक्षम हैं, और महिलाएं सक्षम होने की पूरी कगार पे हैं। और बराबरी की बात करते हैं, जब बराबरी की बात करते हैं तो फिर महिला को भी हक मिलना चाहिए। लेकिन जब CRPC 125 और जब कोर्ट के अंदर जब वो महिला जाती है ना, तो वो बढ़ा चढ़ा के लिखती है। उसको ये लगता है ना कि अगर हमने 1 लाख सैलरी दिखाई है ना, तो उसमें 50,000 की सैलरी। आप किसी भी दावा को उठाओ, देख लो, अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आपके सामने आई है ना, तो तुरंत आप इसके दावा को उठाओ, और इसके दावे के साथ में जो एफिडेविट दाखिल किया जाता है, उस एफिडेविट को उठाओ, और अपना WS काउंटर फाइल करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एविडेंस एक्ट का यूज करना है, और एक एप्लीकेशन मूव करनी है कि जो दावे में जो चीज़ें दी गई हैं उसको ये स्वयं साबित करे। अन्यथा अगर वो उस एप्लीकेशन पे अगर वो चीज़ें साबित नहीं कर पाती है, डेट मीन्स कि इसका जो दावा है वो पूरी तरीके से फेक है। उसके बाद में एक इसका कंडक्ट शो करने के लिए एक एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं, वो भी एविडेंस एक्ट के तहत में, जिससे कि कोर्ट के सामने ये बात आ जाए कि साहब इसका ये इस तरीके का कंडक्ट है, मेंटेनेंस कभी नहीं बंधेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं। जो लोग पीड़ित हैं, जो वास्तव में जो परेशान हैं, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको क्या लगता है कि हम फेसबुक से सलाह लेंगे, यूट्यूब से सलाह ले लेंगे, इधर से उधर से सलाह लेंगे। भाई सलाह तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सही सलाह कहाँ से मिलेगी, वो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम आपको समय दे सकते हैं, हम आपको समय दे सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए मेहनत फ्री में नहीं कर सकते। हमने लगातार पिछले 7 सालों से, और उसके भी 6-7 सालों से, जब से हमारी शादी हुई तब से मैं इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने बहुत लोगों को इसमें बचाया हुआ, और मैंने जितने भी केसेस देखे ना, सब में सिर्फ कॉमन सी बात है। अभी तो बहुत तौपेच आ गए हैं, अगर आप चाहो तो अपने आप को बहुत सेफली बचा सकते हो, कोर्ट के सामने अपनी बात रख सकते हो। क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े फॉल्ट होते हैं, लेकिन कोर्ट इसको एंटरटेन कर लेती है। आप चाहो तो उस पर भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको दोषारोपण करना है। क्योंकि जो चीज़ें आप झेल रहे हैं ना, आपको लगता है कि सामने वाला जो है वो भी अगर ये चीज़ें झेल रहा है तो वो आप ही की तरह और आप ही की कंडीशन में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, मैं हमेशा अपने चैनल पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ,
चैनल किसी भी वीडियो पे दिखाना, किसी भी वीडियो में इंफॉर्मेशन ले लेना, लेकिन हमारे जो वीडियो होंगे वो आपके लिए यूनिक होंगे और आपका बचाव करने की सोचता हूँ मैं, आपको उलझाने की नहीं सोचता हूँ। अगर आप मेरे मार्गदर्शन में अगर थोड़ा सा भी अगर चल गए तो आपको सफलता 100% मिलेगी। मैंने जो एविडेंस की बात कही है ना, कि जो झूठे दावे पेश किए जाते हैं, झूठा एफिडेविट न्यायालय में दाखिल करना, ये भी एक क्रिमिनल अपराध है, ये भी एक अपराध है, इसमें भी पनिशमेंट दिया जाता है अगर आप लीगली मूव करेंगे तो। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा मुकदमा करने की कोशिश मत करो, आप उसकी फाइल पे लड़ो, उसी से लड़ो और उसी की फाइल में फॉल्ट देखते हुए ना काउंटर केस करो। क्योंकि उसने जो कोर्ट में जो कह रखा है ना, जो एविडेंस जो दे रखे हैं, जो कोर्ट में जो जिस तरीके के कागजात जो उसने दे रखे हैं, जो दावा उसने लगा रखा है, जो एफिडेविट उसने दे रखा है ना, वो उसको कभी डिनाई नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से यही आग्रह है, अगर आप लोग हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लोग अपने केस के कागज हमारे पास भेज सकते हैं। हम 2000 रुपये पर केस स्टडी का हम चार्ज करते हैं, मेहनत करते हैं और अभी भी हम पढ़ ही रहे हैं। एक 304B का एक मामला है, उसी में अभी हम पढ़ ही रहे हैं और उसके लिए हमने बेल भी मंडे को मूव करेंगे। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम पैसा लेते हैं, क्योंकि अगर समाज सेवा के दौर में अगर चलते रहे तो घर की जिम्मेदारियां छूट जाती हैं और आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अगर आप लोग अगर वास्तव में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप लोग भी सोचिए, क्योंकि लड़कों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा और आपको लड़ने के लिए मजबूत करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अन्यथा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी है और दोनों बच्चों को मुझे संभालना पड़ता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो आप इस पर कमेंट जरूर कर दें और इसको शेयर जरूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई परेशानी है और आपके मुकदमे में अगर आपको परेशान किया जा रहा है और अपनी पत्नी को अगर सबक सिखाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन प्रॉपर फीस के साथ। हम आपको समय फ्री नहीं दे सकते, हम आपको ज्ञान फ्री में दे सकते हैं, समय फ्री नहीं दे सकते। हमारा समय बहुत कीमती है और ऐसी एज भी नहीं बची है कि अब हम अपनी लाइफ को ना ट्रायल की तरह यूज करें। इसलिए आज मैं प्रोफेशन में हूँ, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है और आप लोगों के सहयोग से ही आज मैं आप लोगों को बचाने में प्रयासरत हूँ और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और लोग हमसे, कुछ लोग हमसे ये बोलते हैं कि अरे आप कहते हो कि हेल्प करते हो, पैसे लेते हो। देखो, हेल्प करने का मतलब ये है कि जब हम आपके लिए जब कोर्ट में खड़ेंगे, आपके लिए जब हम न्याय के मंदिर में खड़े होंगे, आपके लिए जब हम मेहनत करेंगे तो निष्पक्ष और ईमानदारी से दिल से आपके लिए करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका ही सोचेंगे, ये सोचेंगे कि आपको बचाया जाए, आपके परिवार को बचाया जाए। रही बात पैसे की, तो जीविका चलाने के लिए, दैनिक दिनचर्या चलाने के लिए, घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए पैसा भी बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा से ना हमारा पेट भरा है ना आपका पेट भरा है, और समाज सेवा बहुत कर ली, 13 साल से हम समाज सेवा ही कर रहे हैं। अगर मेरी बात अगर आपको समझ में आए ना, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हमने जो चीज़ें अपने वीडियो के मार्फत कही है ना, वो सिर्फ आपके हित के लिए कही है, क्योंकि आपको बचाया जा सके। और ये जो वीडियो मैं जो बनाता हूँ ना, मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि मेरे वीडियो को लोग देखें, देखने के बाद स्वयं इतने सक्षम हो जाएं कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति की उनको आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और इसमें बहुत संभल के चलना है, क्योंकि हर जगह पुरुषों को नोचने वाले गिद्ध बैठे हुए हैं, जो आपको किसी न किसी स्टेज पे महिला कानूनों का डर दिखाते हुए पुरुष नाम पे आपको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मजबूत किया जाए, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब हम सोचते हैं ना तो दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आ जाती है कि यार अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चलो सुसाइड कर लिया जाए। कई बार मेरे मन में भी ये विचार आए, मैंने इन सारी चीज़ों को देखा, इसलिए आप लोगों के सामने हमेशा वीडियो के मार्फत मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि खुद के वकील बनो, अपने अधिवक्ता भाइयों का साथ लो, उनसे डिस्कस करो, उनसे अपनी बातें रखो, आपकी बातों को वो समझेंगे। ऐसा नहीं है, वो भी प्रोफेशन में बैठे हैं, वो भी हैं,
वो सिर्फ एक वकील तक सीमित नहीं है, उनके वकील से ऊपर भी हैं उनके रिश्ते। आप कुछ समझिएगा लेकिन जब आप डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अगर किसी पे थोपेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं हमें इधर उधर से जानकारी मिल जाएगी, वो गलत सलाह हमेशा खतरनाक होती है। और सही ट्रैक पे चलें, सही तरीके से जानकारी, सही तरीके से रास्ता जो आप अपनाएंगे वही आपको और आपके परिवार को बचा सकता है। आज मैंने एविडेंस एक्ट के बारे में बात की कि आप 125 के दावे में अगर झूठ बोला जाता है, एफिडेविट अगर गलत दिया जाता है तो आप कैसे मूव कर सकते हैं। मैंने काफ़ी मुकदमों में लोगों को सफलता दिलाई है। अगर आप लोग पीड़ित हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।